नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, PTT की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन टेस्ट अपडेट करा रहा हूं। तो आज का हमारा ये जो चौथा मॉडल पेपर होगा और इस मॉडल पेपर में आपको राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। हाँ भैया, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है साथियों आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नंबर 1, अलवर महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है क्या? नंबर 2, बेणेश्वर महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है क्या? नंबर 3, ब्रज महोत्सव मार्च के महीने मनाया जाता है क्या? और नंबर 4, शेखावटी महोत्सव क्या फरवरी के महीने में मनाया जाता है क्या? हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप जल्दी से रिप्लाई कीजिए साथियों। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जो साथी लाइव आ चुके हैं भाई, आप सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, जो साथी लाइव पर आ चुके हैं टाइप करते जाओ साथियों, जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। आंसर क्या होगा? यहां पर आपको दे रखा साथियों महोत्सव और आपके सामने दे रखा साथियों महा। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो टाइप करो, नहीं आ रहा है तो वेट करो। आंसर आ रहा है तो टाइप कीजिए, नहीं आ रहा है तो वेट कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपको आंसर अवश्य आ जाएगा, मुझे विश्वास है कि आपको आंसर अवश्य आ जाएगा। बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यहां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। ब्रज महोत्सव है वो मार्च के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो ये यहां पर असंगत हो जाएगा। आपको राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन पर। आप में से कितने साथियों का सी ऑप्शन आया है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप दीजिएगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2006, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा साथियों 15 नवंबर 2006। टाइप कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर जवाब करने का प्रयास क्या है? देखो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल माही जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु अग्रवाल जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी 2006। बिल्कुल दोस्तों आपको यहां पर ए ऑप्शन राइट करना होगा। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है? काली उपजाऊ मिट्टी निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है? पहला ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी पठार की, ऑप्शन नंबर सेकंड पूर्वी मैदान भाग की, ऑप्शन नंबर थर्ड
अरावली पहाड़ी प्रदेश की। ऑप्शन नंबर फोर्थ लूनी बेसिन की। यहां क्वेश्चन है काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने है। नंबर वन दक्षिणी पूर्वी पठार की, नंबर टू पूर्वी मैदानी भाग की, नंबर थ्री अरावली पहाड़ी प्रदेश की, नंबर फोर्थ लूनी बेसिन की। बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल यहां पर जवाब देने का प्रयास क्या है। चलिए यहां क्वेश्चन आपके सामने था कि काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक भूभाग की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों। बिल्कुल माही भैया ने यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है और माही भैया यहां पर जवाब भी दे चुके हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दक्षिणी पूर्वी पठार की। बिल्कुल दोस्तों काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भौतिकी भूभाग की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी भौतिकी भूभाग की एक मुख्यतः मिट्टी कौन सी पाई जाती है साथियों, काली उपजाऊ मिट्टी। तो यहां पर आपको राइट कर देना होगा साथियों ए ऑप्शन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है राजस्थान में मानसून का जुआ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। जवाब कीजिएगा साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से किसको मानसून का जुआ कहा जाता है। टाइप करो जल्दी से। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। राजस्थान में मानसून का जुआ निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो यहां पर राइट करना होगा साथियों माही भैया का बिल्कुल सही जवाब होगा कृषि को। राजस्थान में मानसून का जुआ किसको कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते साथियों। प्रश्न संख्या 5 धौली गंगा परियोजना राजस्थान में स्थापित है। बताइए भैया धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित है। यहां प्रश्न है धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के रहे साथियों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं बिहार में। ऑप्शन नंबर थर्ड की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों उत्तराखंड में। और ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं पश्चिम बंगाल में। और मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से कि जल्दी से आप जिस भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं प्रश्न संख्या लिखकर जवाब देने का प्रयास अब कीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं कि प्रश्न संख्या लिखकर जवाब देने का प्रयास करें। 4 ऑप्शन आपके बगल में चल रहे हैं, आपको रिप्लाई करना होगा साथियों। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, रिप्लाई करना आपको जरूरी है साथियों। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, यही वही प्रश्न था जो आपको चकमा देगा। यह वही प्रश्न था जो आपको चकमा देगा और इस क्वेश्चन ने आपको चकमा दिया है, चकमा दिया है, धोखा दिया है। धौली गंगा परियोजना है उत्तराखंड की। धौली गंगा परियोजना कहां की है, उत्तराखंड की। मुझे विश्वास था कि यह क्वेश्चन आपको चकमा दे देगा, तो उत्तराखंड को आपको राइट करना होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई थी। राजस्थान में कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई थी बताओ। यानी ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर चित्रकला से बनी हुई शैल की पट्टियों की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोड़ा ऑप्शन कट रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा ही सेट कर लेता हूं कैमरे को। थोड़ा सा वेट करो भैया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा बेक करते हैं। हाँ अब दिख रहा है सभी को, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भैया। हाँ भाई क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है माही ने यहां पर जवाब देने का प्रयास किया है और देखते हैं कितने साथियों का आंसर आ रहा है।
हाँ भाई, विष्णु अग्रवाल जी, धन्यवाद भैया, आप हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन। चलिए भैया, यहां पर इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रों की खोज की गई थी। तो आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों दर। बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, विराटनगर को नहीं करना होगा, दर को करना होगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान चित्रित शिलाश्रों की खोज की गई थी, तो भाई दर पे की गई थी। ठीक है साथियों, यहां पर बी ऑप्शन पर राइट कर देना होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन पे राइट कर देना। नहीं भैया देखो, डिलीट नहीं करें, माही और मैं निवेदन कर रहा हूं विष्णु भैया, डिलीट नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका टाइप हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया हम क्लास ले रहे हैं या सीख रहे हैं ना, तो सीखते हैं ना तब गलतियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपको इस बार सैटरडे से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वहां आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इस सैटरडे को आप सभी का टेस्ट होगा शाम को 8 बजे, तो सभी साथियों को लाइव आना है, टेस्ट के साथ जुड़ना है, और देखते हैं कि आपके कितने नंबर आते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप में से जो भी साथी टेस्ट लेना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं उनको टेस्ट से जो चलेगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि सैटरडे को आप एक टेस्ट देंगे, और जो टेस्ट होगा साथियों, टेस्ट होगा वो आपका 200 प्रश्न का होगा। जो टेस्ट होगा वो आपका 200 प्रश्न का होगा सैटरडे को। उसमें साथियों 50 क्वेश्चन जीके के आपके सामने होंगे, 50 क्वेश्चन जीके होंगे, 50 क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके सामने शिक्षण अभिरुचि के होंगे, और इसी प्रकार 50 जो क्वेश्चन है वो हिंदी के होंगे। यानी कुल मिलाकर पीटीईटी बीएसटीसी पर आधारित टेस्ट होगा, और शनिवार को टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट होगा, स्पेशल टेस्ट होगा। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, उनको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आप अपना टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 के अंदर जो नगर निगम के चुनाव कराए गए थे, उस दौरान एक नियम पारित किया गया था, और वो नियम ये रखा गया था कि भाई जब पार्षद का चुनाव हो रहा है, कि भाई जब पार्षद का चुनाव हो रहा है, तो पार्षद चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम इतनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो वो जो धनराशि निर्धारित की गई है वो कौन सी है, यानी यहां क्वेश्चन कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में जब पार्षद के चुनाव हुए थे, तब उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि पार्षद के चुनाव में जो प्रत्याशी होगा वो अधिकतम इतना खर्च कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम में कितना खर्च निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी 4 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपए। जवाब करने का प्रयास कीजिएगा, जवाब करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। और मैं जिन साथियों को मौका दूंगा टेस्ट में, उनमें से चंचल पारिक बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, और भाई विष्णु अग्रवाल को भी मौका मिलेगा, माही को भी मौका मिलेगा, क्योंकि रेगुलर ले रहे हैं ना आप क्लास, तो आपको मौका अवश्य मिलेगा टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है विष्णु भैया ने। और बाकी साथी क्या कर रहे हैं, बाकी साथियों से भी तो मेरा एक निवेदन है कि आप भी कमेंट कर दीजिए ना, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ना कि आंसर क्या होगा। चलिए, नहीं आया भैया, यहां देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2.5 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2.5 लाख रुपए, बिल्कुल यहां पर 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 के अंदर एक अधिनियम एक सूची प्रकाशित की गई थी, और उसमें यह लिखा गया था कि भाई जो पार्षद होगा वो चुनाव के दौरान अधिकतम कितना प्रचार में पैसा खर्च कर सकता है, केवल 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। यानी राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य,
ऑप्शन संख्या बी आपको दे रखा है सरिस्का राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी रणथंबोर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर डी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये ऑप्शन आपके सामने निर्धारित हैं। हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? आठवें क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने साथी दे पाते हैं सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने निर्धारित चल रहा है। आठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने चल रहा है भैया, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा आठवीं प्रश्न का? चलिए साथियों, यहां इस क्वेश्चन का जो सही रिप्लाई करना होगा, बिल्कुल आप में से कितने साथियों ने दिया है? किसी ने भी नहीं दिया है। नहीं, यहां पर चंचल ने जवाब देने का प्रयास किया है। अब देखते हैं कि आंसर क्या होगा। फिलहाल चंचल ने यहां पर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया है। तो आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य। बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या है हमारा 9। 56 का मैदान स्थित है मध्य माही बैसिन में। सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती पठार में। थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है अर्ध शुष्क पठार में। और फोर्थ नंबर ऑप्शन दे रखा है पूर्वी मैदान में। ट्राई कीजिए साथियों, ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल फैक्ट, सही जवाब। सही जवाब यहां पर दिया है, सही जवाब यहां पर दिया है। बिल्कुल 56 मैदान संबंधित है, 56 का मैदान संबंधित है माही बेसिन से। बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है माही बेसिन से। तो मध्य माही बेसिन से यहां पर आपको ए ऑप्शन पर राइट द क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न, साहित्यिक रचना पग फेरो निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है? साहित्यिक रचना पग फेरो निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख रचना मानी जाती है? विजयदान देथा की, मणि मधुकर की, मणि भास्कर की, सीताराम लालस की। जवाब करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल जवाब करने का प्रयास कीजिएगा। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? मणि मधुकर, विजयदान देथा, मणि भास्कर, सीताराम लालस। क्या बात है, सही जवाब यहां पर आ चुका है बी ऑप्शन मणि मधुकर। बिल्कुल हम यहां पर क्लिक करेंगे साथियों ऑप्शन संख्या बी। साहित्यिक रचना पग फेरो निम्न में से किसकी रचना है? तो साहित्यिक रचना पग फेरो मणि मधुकर की एक प्रमुख रचना मानी जाती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण निम्नलिखित में से कितने चरणों में, सॉरी, राजस्थान का एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? आप सभी को पता होगा साथियों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा चरण था जिसका एकीकरण सबसे बड़ा माना गया था? जवाब कीजिए साथियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रथम चरण का एकीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दे रखा है द्वितीय चरण का एकीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं चतुर्थ चरण एकीकरण। और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन दे रखा है षष्ठम चरण का एकीकरण। क्या बात है, सही जवाब यहां पर बिल्कुल सही जवाब आया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसमें प्रथम चरण प्लस तृतीय चरण को शामिल किया गया था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा राजस्थान का चौथा चरण।
जो राजस्थान के इतिहास के 7 चरणों में जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे बड़ा एकीकरण माना गया था। चलिए आगे बढ़ जाते साथियों। प्रश्न संख्या 12, अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित है। यहां पूछा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन से जिले हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है बसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दे रखा उदयपुर और डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दे रखा है कोटा और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात में करूं तो आपको दे रखा है कोटा व सवाई माधोपुर। जल्दी से जवाब कीजिएगा साथियों। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला होगा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहां पर सही जवाब का इंतजार मैं आप सभी साथियों के सामने कर रहा हूं। आप रिप्लाई कीजिए साथियों, सही जवाब क्या होगा। चलो भाई, यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा साथियों, 12वां प्रश्न चल रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, और 12वीं क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा साथियों बांसवाड़ा। बिल्कुल दोस्तों, आपको सभी को पता होगा बांसवाड़ा जो जिला है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, अक्षांशीय स्थिति के अक्षांशीय विस्तार के अनुसार। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें महिलाएं घर घर जाकर एक घड़े में दीपक रखकर महिलाएं गीत गाती हुई तेल इकट्ठा करती है। बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित कौन सा त्योहार है जिसमें महिलाएं घर घर जाकर दीपक में गीत गाती जाती हैं और तेल इकट्ठा करती है। बिल्कुल, यहां पर है शीतला अष्टमी, धुलंडी, तिलचौथ, गुड़ला का त्योहार। यहां पर सही जवाब करना होगा साथियों गुड़ला का त्योहार। बिल्कुल, हमें यहां पर डी ऑप्शन पर राइट कर देना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र के अंदर फेंक दिया गया था। ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसे कर्नल जेम्स टॉड जब अपने घर जा रहा था तो लेकर जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश से उसने उसे समुद्र के अंदर फेंक दिया। देखते हैं कितने साथियों का सही जवाब आता है। आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल 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 सही जवाब यहां पर आ चुका है। सही जवाब यहां पर आ चुका है। सही जवाब यहां पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 14। बिल्कुल, मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी का वे अभिलेख था जिसे कर्नल जेम्स टॉड अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाह रहा था, लेकिन हो सकता है कि जहाज में वजन ज्यादा हो गया होगा, हो सकता है कि कोई तूफान आया होगा, तो उसने सोचा यार इसको यही पटक दो, लेकिन उसने उसे समुद्र में फेंक दिया और ये हुए मानमोरी का लेक। यहां पर हमें सी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। घग्गर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से माना जाता है। बताओ भाई, घग्गर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से माना जाता है। हाँ भाई, ट्राई कीजिएगा। घग्गर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे जा रहे हैं। जल्दी से बताओ भैया, समय ज्यादा नहीं ले। घग्गर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से माना जाता है। चलो भाई, प्रश्न संख्या बात करते साथियों। आप सभी को पता है घग्गर नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के
शिवालिक पहाड़ियों से। गग्गर नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी, जिसे हम कालका की पहाड़ी भी कहते हैं, वहां से उद्गम माना जाता है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन। चेक करो आप में से कितने साथियों ने ऑप्शन संख्या डी पर चयन किया है। हाँ भाई, आज इतने कम स्टूडेंट्स कैसे हैं? क्या आपने क्लास को शेयर नहीं किया है? आप सभी ने क्लास को शेयर नहीं किया है क्या? जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है। बिल्कुल, चलिए साथियों यहां पर क्वेश्चन सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है सबसे बड़ा फैक्ट क्वेश्चन। ये है भैया आज के सीरीज का सबसे बड़ा फैक्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। बिल्कुल, आज की सीरीज का सबसे बड़ा फैक्ट क्वेश्चन। अब यह देखना होगा कि कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब करते हैं। राजस्थान का क्षेत्र वर्ग मील में निम्न में से कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1,32,140 वर्ग मील। और डी ऑप्शन है 1,42,239 वर्ग मील। जवाब कीजिएगा साथियों, जवाब कीजिएगा साथियों, जल्दी से जवाब कीजिएगा। देखते हैं कितने साथी सही जवाब करते हैं। प्रश्न संख्या आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है साथियों, 16वां क्वेश्चन। ट्राई कीजिए भाई, प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ना 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 ना, इतना इजी तो क्वेश्चन मैंने दिया ही नहीं था। मुझे पता था आप लोग इसको राइट करोगे। ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, ये क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, गलत नहीं है। यहां क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज तो पढ़े, वर्ग मील में, तो आपको राइट करना होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मुझे पता था यहां पर आप मात खा सकते हो, यहां पर आप मात खा सकते हो, इसलिए ध्यान रखें क्वेश्चन का हमेशा लैंग्वेज को पूरा पढ़े, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अदरवाइज आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये परंपरा चली रहेगी। तो परंपरा को तोड़ना भी जरूरी है साथियों। अच्छा स्कोर करना होता है, अच्छा स्कोर करना होता है तो क्वेश्चन का लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देना होता है। क्लियर हो गया भैया? हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये तो आंसर हो चुका है। 17वां क्वेश्चन है
राजस्थान का विस्तार कितने भौतिक प्रदेशों में है? बिल्कुल जल्दी से बताइए, राजस्थान का विस्तार कितने भौतिक प्रदेशों में है? सही जवाब करो साथियों। राजस्थान का विस्तार कितने भौतिक प्रदेशों में है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है 17वें का डी ऑप्शन। चलो भाई, राजस्थान का विस्तार निम्नलिखित में से कितने भौतिक प्रदेशों में है? तो राजस्थान का विस्तार 4 भौतिक प्रदेशों में। सही जवाब दिया है आपने यहां पर डी ऑप्शन, 18%। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से कब किया गया था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से कब किया गया था? जवाब दो भाई। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से कब किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? क्या बात है, जल्दी से रिप्लाई करो। ओहो, ये मुझे पता था, आप यहां पर मात खा सकते हो। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को किया गया था। बहुत छोटा क्वेश्चन था। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। क्लियर हो गया है सभी के? चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1900 प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? जल्दी से बताओ भाई, रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? ट्राई करो साथियों, आंसर आ जाएगा आपके। जल्दी से ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? चलिए भैया, नहीं आया। यहां देखो साथियों, रेड क्लिफ रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो राजस्थान में है, तो यहां पर आपको डी ऑप्शन पे राइट करना होगा साथियों, राजस्थान में। तो रेड क्लिफ रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो राजस्थान में है, तो यहां पर आपको राजस्थान पर राइट कर देना होगा। बिल्कुल राजस्थान को राइट करना होगा। आगे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले आते हैं? जल्दी से बताओ भाई, रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले आते हैं? ट्राई करो साथियों, रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले आते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ना बाबू ना, रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 5 जिले आते हैं। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 5 जिले आते हैं, आप सभी को पता है। रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के 5 जिले आते हैं। गंगानगर, अनूपगढ़ एक नया जिला बना है, तो अनूपगढ़ भी आता है। बाकी बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। इस प्रकार ये 5 जिले आते हैं। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? राजस्थान के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? जल्दी से बताइएगा। राजस्थान की, हाँ, गंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फ्लोदी, बाड़मेर। देखो फ्लोदी का तो कंफर्म नहीं है, बाकी बाड़मेर की तो लगती है, अनूपगढ़ की भी तो लगती है भैया। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या, राजस्थान कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? बिल्कुल 3 जिलों की सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। पहले 2 लगती थी, लेकिन आपको पता है भरतपुर से एक नया जिला बना है डीग। भरतपुर से एक नया जिला बना है डीग, इसलिए डीग की सीमा भी राजस्थान के साथ, वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। भरतपुर से एक नया जिला बना है डीग, और इसीलिए डीग की सीमा भी किसके साथ लगती है साथियों? डीग की सीमा भी किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है। इसलिए अब 3 जिले हो गए नए जिलों का पुनर्गठन के बाद। हाँ, निम्न में से किस जिले का शुभंकर चिंकारा को बनाया गया है? जल्दी से बताए भाई, निम्नलिखित में से कौन से जिले का शुभंकर चिंकारा को बनाया गया है? ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस जिले का शुभंकर चिंकारा को बनाया गया है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है श्री गंगानगर। जी हां दोस्तों, श्री गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो चिंकारा को बनाया गया है। बिल्कुल मैं आपके सामने एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रत्येक जिले के शुभंकर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों, अजमेर जिले की आकृति निम्नलिखित में से कैसी है? जल्दी से बताओ भाई, अजमेर जिले की आकृति निम्नलिखित में से कैसी है? यहां क्वेश्चन है, अजमेर जिले की आकृति निम्नलिखित में से कैसी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं। हाँ विष्णु अग्रवाल जी, बिल्कुल थोड़ा मैं कंफर्म नहीं था, मैं देखकर बता दूंगा, अगर हो सकेगा तो मैं चेंज करवा दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि जब नए जिलों का गठन हुआ था तो उसमें तो अनूपगढ़ ही आ रहा था, लेकिन हो सकता है, मैं एक बार वापस मैप को चेक कर लूंगा। 6 जिले लगेंगे तो मैं कल के क्वेश्चन में आपको करेक्शन करके बता दूंगा। हाँ भाई अजमेर जिले की आकृति कैसी है? पतंगाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। ट्राई करो साथियों, आंसर क्या होगा? अजमेर जिले की आकृति कैसी है? आपसे पूछ रहा अजमेर जिले की आकृति कैसी है? हाँ भैया, अजमेर जिले की आकृति है त्रिभुजाकार। क्या बात है, अजमेर जिले की आकृति है साथियों त्रिभुजाकार। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? अजमेर जिले की जो आकृति है वो है साथियों त्रिभुजाकार। सभी के क्लियर हो चुका है? अजमेर जिले की आकृति कैसी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना साथियों, अजमेर जिले की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अजमेर की स्थापना निम्नलिखित में से किन्होंने की थी? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना निम्नलिखित में से किन्होंने की थी? जल्दी से बताइए भाई, 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना निम्नलिखित में से किन्होंने की थी? ट्राई करो भैया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर अजय राज। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की है, बिल्कुल सही जवाब होगा अजय राज। 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है?
हाँ भाई जल्दी से बताइए, राजस्थान का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ना बाबू ना, यही तो क्वेश्चन है जो आप मात खा सकते हो। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। राजस्थान का स्थापना दिवस अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और अगर क्वेश्चन आता है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो स्थापना जो दिवस मनाया जाता है वे 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 1 नवंबर 1956 को 7वां और अंतिम एकीकरण। बिल्कुल उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 1 नवंबर को स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो यहां पर 1 नवंबर को राइट करना होगा। तो सही जवाब होगा साथियों 25वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर आपको सी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, सी ऑप्शन पर यहां पर क्लिक कर देना होगा साथियों। सी ऑप्शन क्लियर हो चुका है। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। कि राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है? राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है? जल्दी से रिप्लाई करो भैया। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है? बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब 1904 से। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1904 से मानी जाती है। सही जवाब होगा सी और डी सेम टाइप हो चुके हैं। हाँ भाई निम्न में से कौन सा राजस्थान का परिवहन व्हीकल नंबर कठपुतली का है? जल्दी से बताओ भाई इनमें से कौन सा परिवहन नंबर है जो कठपुतली का है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन नंबर कठपुतली का है? ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिएगा। क्या बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जवाब लगाना पड़ेगा। ना बाबू ना, ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो ये आपके सामने है अजमेर का, ये है अजमेर का, ये है भैया भरतपुर का, और ये है भैया कठपुतली का, ये है भैया कठपुतली का, और इसी प्रकार ये है भैया ब्यावर जिले का। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने लायक है। एक वीडियो आएगा जिसमें आपको राजस्थान के आरटीओ के व्हीकल नंबर हैं वो प्रत्येक जिला वाइज में आपको कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि हम आपके सामने राजस्थान का बिल्कुल डिटेल से क्लास भी, एक थ्योरी क्लास है वो अलग से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। पंजाब शाह का उर्स निम्नलिखित में से कहां पर लगता है? जल्दी से बताइएगा। पंजाब शाह का उर्स निम्नलिखित में से कहां पर लगता है? जरा जवाब करो साथियों।
कि पंजाब शाह का उर्स निम्नलिखित में से कहां पर लगता है? क्या बात है, बिल्कुल यहां पर 28वें प्रश्न का सही जवाब दिया है। 28वें क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया है, लेकिन 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 सही जवाब नहीं है। जवाब देने का प्रयास तो क्या है, लेकिन सही जवाब नहीं है। चलिए भैया, 28वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यहां समझिएगा। पंजाब शाह का उर्स लगता है दोस्तों अजमेर जिले में लगता है। पंजाब शाह का उर्स कहां लगता है? अजमेर जिले में लगता है। ठीक है भैया, अजमेर जिले को आपको राइट करना होगा। 29वां क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान है जिसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है? वह स्थान जिसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। ट्राई करो साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है रेड टॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर रेड टॉक को यहां पर राइट करना होगा साथियों। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है रेड टॉक। वे स्थान जहां पर प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, रेड टॉक को हमें यहां पर राइट करना होगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार है जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली। जवाब करें भाई, लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब कीजिएगा। लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है। चलिए साथियों, यहां देखो भाई, लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? उदयपुर को आपको यहां पर क्लिक करना होगा। चलते भाई प्रश्न संख्या 31 की तरफ। जयपुर मेट्रो की व्यवसायिक शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? जयपुर मेट्रो की व्यवसायिक शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? जवाब करें भैया, जयपुर मेट्रो की व्यवसायिक शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी? ट्राई करो भैया जल्दी से। बिल्कुल, जयपुर मेट्रो की जो व्यवसायिक शुरुआत हुई थी, हमारा क्वेश्चन ये कि जयपुर मेट्रो की व्यवसायिक शुरुआत कब हुई थी? जयपुर मेट्रो की व्यवसायिक शुरुआत हुई थी भैया 2015 में, ना कि 2013 में। जयपुर मेट्रो की व्यवसायिक शुरुआत कब हुई थी? तो आपको यहां पर 2015 को राइट करना होगा। चलिए भाई, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दी थी? आमेर के शासक थे मिर्जा राजा को जयसिंह की उपाधि, सॉरी, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किन्होंने दी थी? सवाल देखते हैं जवाब कितने साथियों का आता है। सवाल देखते हैं जवाब कितने साथियों का आता है।
बिल्कुल, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। अब देखते हैं, आमिर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी। आमिर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की जो उपाधि दी गई थी वो शाहजहां द्वारा दी गई थी। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों शाहजहां। यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों शाहजहां। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या है 33। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में बुलाया था? सम्राट अकबर को किस संत ने फतेहपुर सीकरी में बुलाया था? सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में बुलाया था? हरिदास, दादू दयाल जी, रज्जब जी, नामदेव। बिल्कुल गर्व है हमें कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप प्रति क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में बुलाया था? यहां पर हमें दादू दयाल जी को राइट क्लिक करना होगा। यहां पर हमें दादू दयाल जी को राइट क्लिक करना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों दादू दयाल। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब होगा दादू दयाल। चलिए भैया सभी की क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या है 34। राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा किस अवसर पर गाया जाता है? राजस्थानी लोकगीत है पावना महिलाओं के द्वारा किस अवसर पर गाया जाता है? देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है। जवाब करें भाई साथियों, आंसर क्या होगा? राजस्थानी लोकगीत पावना। बिल्कुल, नए दामाद के आने पर राजस्थान में एक लोकगीत गाया जाता है जिसे बोलते हैं पावना। ठीक है साथियों, तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब करना होगा नए दामाद के आने पर। नए दामाद के आने पर राजस्थान में महिलाओं द्वारा एक लोकगीत गाया जाता है जिसे पावना कहते हैं। ठीक है साथियों, पावना लोकगीत। चलो नेक्स्ट है, लूनी नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? जल्दी से बताओ साथियों लूनी नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? ट्राई करो भैया, लूनी नदी के राजस्थान में कितनी लंबाई है? ओहो, यहां पर क्वेश्चन गलत किया है भैया आपने, क्वेश्चन गलत किया है भैया दोस्तों समझना, एक बात बताता हूं। लूनी नदी की जो टोटल लंबाई है, लूनी नदी की जो टोटल लंबाई है वो तो है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ये लूनी नदी जो बहती है वो 320 से लेकर लगभग 330 किलोमीटर तक बहती है। तो लूनी नदी की टोटल लंबाई तो है 495 किलोमीटर, लेकिन बहती कितनी है? 320 से लेकर 330 किलोमीटर तक। तो यहां पर आपको ऑप्शन संख्या डी पर क्लिक कर देना होगा। बिल्कुल, लूनी नदी राजस्थान में कितना बहती है? लूनी नदी राजस्थान में 320 से 330 किलोमीटर लगभग बहती है। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। जल्दी से बताइए सभी साथियों, क्लियर हो चुका है? चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भैया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 36। वलया आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिरों में, गले में, कमर में। ट्राई करो। वलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिरों में, कमर में, गले में। वलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिरों में, गले में, कमर में।
जल्दी से रिप्लाई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है, वलिया आभूषण पहना जाता है। बिल्कुल साथियों, वलिया जो आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। चलो भाई 37वां प्रश्न, मुछला महावीर मंदिर कहां पर है? मुछला महावीर मंदिर कहां पर स्थित है? आपको राइट करना होगा साथियों, गाणेराव में। मुछला महावीर मंदिर कहां पर है? गाणेराव में। अब थोड़ा मैं जल्दी से करा रहा हूं क्योंकि अगली क्लास का समय हो रहा है, थोड़ा मैं जल्दी से चला रहा हूं। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की दो नदियों के नाम बताइएगा। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की जो दो नदियां हैं वो है चंबल और बनास नदी। तो यहां पर आपको राइट करना होगा, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की जो दो प्रमुख नदी है वो है चंबल और बनास नदी। देश हितैषणी सभा का गठन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो देश हितैषणी सभा का गठन शाहपुरा जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर जिला में स्थित है। आगे चलते साथियों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं? तो राजस्थान बेरिलियम के प्रमुख उत्पाद जो जिला है वो है जयपुर और उदयपुर को राइट करना होगा। 43वां क्वेश्चन है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बताते हैं, जोधपुर में 8 खंभों की छतरी नहीं है। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। आप सभी को पता है मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां है, निम्न में से कौन से दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा साथियों, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसको मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। तो यहां मेहरानगढ़ के दुर्ग को राइट कर देना होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, राजस्थान के उदयपुर शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी संस्था कौन सी है? आप सभी को पता होगा, RTDC राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु एक उत्तरदायी संस्था है। राजस्थान के किस अभयारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है? आप सभी को पता है, रणथंभौर में सफारी पार्क विकसित किया गया है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। आप सभी को पता है, अलवर को यहां पर राइट कर देना होगा। और 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। राजस्थान जी की क्लास को हम यही विराम देते हैं, अगले क्लास में रीजनिंग लेकर आ रहा हूं, मिल जाए साथियों अगली क्लास में।